साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। केस डिटेल है नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य AIR 1993 SC 1960, जिसमें निर्णय 24 मार्च 1993 को हुआ है। साथियों, ये जो जजमेंट है हिरासत से संबंधित है। किससे संबंधित है? हिरासत से। अब किसी व्यक्ति की हिरासत कहां होगी? या तो पुलिस में या फिर जेल में। दोनों ही जगह अगर जिस व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है उस व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी दोनों की है। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जेल की भी है और पुलिस की भी है। ऐसे में जो अभियुक्त हैं, अभियुक्त के जो अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं, उन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? वंचित नहीं किया जा सकता। यानी आर्टिकल 21 अनुच्छेद जो 21 है, इसके तहत प्रदत्त अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका हनन नहीं किया जा सकता। केवल विधि द्वारा जो प्रक्रिया है, विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आर्टिकल 21 का हनन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो साथियों, यह केस एक ऐसे मामले से संबंधित है कि श्रीमती नीलावती बेहरा का एक बेटा है, सुमन बेहरा। क्या नाम है? नीलावती बेहरा। इनका एक बेटा है सुमन बेहरा। सुमन बेहरा के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा जाता है। किसको? माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा जाता है, और वह पत्र लिखा जाता है 14/9/1988 को एक पत्र लिखा जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस पत्र को आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत माना जाता है। किसको? इस पत्र को अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका मानी जाती है। क्या मानी जाती है? रिट याचिका मानी जाती है। रिट याचिका मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पत्र के आधार पर न्यायाधीश को जांच करने का आदेश देती है। आखिर उस पत्र में क्या था वो हम आपको बता देते हैं। होता क्या है, श्रीमती नीलावती जो बेहरा है, इनके बेटे सुमन बेहरा को उड़ीसा की पुलिस के द्वारा, यानी सुंदरगढ़ जिले की पुलिस चौकी है, सुंदरगढ़ जिले की पुलिस चौकी के पुलिस स्टाफ के द्वारा, किसके द्वारा? पुलिस स्टाफ के द्वारा 1/12/1987 को सुबह 8 बजे करीब, कितने बजे? 8 बजे सुबह करीब सुमन बेहरा को अपनी कस्टडी में लिया जाता है। दूसरे दिन 2/12/1987 को सुमन बेहरा का शव मिलता है। कहां मिलता है? रेलवे ट्रैक में। रेलवे ट्रैक जो कि इस पुलिस चौकी से लगा हुआ है। उसके बाद जो याचिकाकर्ता हैं, इनको सूचना दी जाती है। जब याचिकाकर्ता शव के पास पहुंचती हैं तो देखते हैं कि शव पर कई चोटें हैं, यानी जो बेटा है उनके बेटे के शरीर में कई चोटें मिली। उसके बाद आरोप यही लगाया गया कि हिरासत में उसकी मृत्यु हुई है। क्या हुई है? हिरासत में मृत्यु हुई है। क्या हुई है? हिरासत में मृत्यु हुई है। उसके बाद मृत्यु होने के बाद ही उसको रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। क्या किया गया है? रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए याचिकाकर्ता सुमन बेहरा की मां को मुआवजा देने की प्रार्थना की गई। जो ये पत्र था, इसमें आर्टिकल 21 अनुच्छेद कितने? 21 के तहत मुआवजा की मांग की गई थी। किसके द्वारा? मृतक की मां के द्वारा। इसके बाद होता क्या है, इस रिट याचिका में
उड़ीसा राज्य और उसके पुलिस अधिकारियों को क्या प्रतिवादी बनाया गया था, यानी प्रतिवादी कौन था, प्रतिवादी उड़ीसा राज्य और यहां की पुलिस को पार्टी बनाया गया, प्रतिवादी बनाया गया था। जब प्रतिवादी बनाया गया तो प्रतिवादियों ने बचाव में क्या तर्क दिया वो भी हम आपको बता देते हैं। प्रतिवादियों के द्वारा बचाव में तर्क दिया गया कि जो सुमन बेहरा है, सुमन बेहरा पुलिस चौकी से कस्टडी से भाग गया था। पुलिस हिरासत से 1 और 2 दिसंबर की रात्रि, 2 दिसंबर की रात्रि करीब 3 बजे, रात्रि करीब 3 बजे पुलिस चौकी से पुलिस हिरासत में भागने में सफल रहा। किसके द्वारा यह तर्क दिया गया है, पुलिस के द्वारा, कि भागने में सफल रहा है, भागने में क्या हुआ है, सफल रहा है। उसकी तलाश की गई और उसे पकड़ा नहीं गया और सुमन बेहरा का शव अगले दिन रेलवे ट्रैक पर कई चोटों के साथ मिला, जिससे संकेत मिलता है कि पुलिस हिरासत से भागने के बाद उसे किसी गुजरती ट्रेन ने रौंद दिया था। संक्षेप में इस आधार पर हिरासत में मौत के आरोप को नकार दिया गया। परिणाम स्वरूप सुमन बेहरा की अप्राकृतिक मौत के लिए प्रतिवादियों की जिम्मेदारी को नकार दिया गया। यानी जो प्रतिवादी हैं, इसमें प्रतिवादी कौन है, पुलिस है। पुलिस के ऊपर आरोप लगे हैं कि उनकी कस्टडी में सुमन बेहरा की डेथ हुई है, लेकिन यहां पर पुलिस ने अपने बचाव में तर्क प्रस्तुत यही किया है कि 1-2 दिसंबर की रात्रि में जो सुमन बेहरा है वह भाग गया था, भागने पर ही वह ट्रक की चपेट में आ गया और उसी से चोटें आई हैं, इसलिए पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ नहीं हुई है, उसकी डेथ रेलवे ट्रैक पर हुई है। उसके बाद पक्षों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और सुना गया। जब सुना गया तो विवाद को देखते हुए, मौत के कारण से संबंधित विवाद को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4/3/1991 को, देखिए घटना कब की है, 1-2 दिसंबर की घटना है। कब की, 1-2 दिसंबर 1987 की घटना है, 1987 की घटना है और इसमें जांच के लिए आदेशित हुआ है 4/3/1991 को। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुंदरगढ़ जिले के न्यायाधीश, जो सुंदरगढ़ हैं, सुंदरगढ़ जिले के न्यायाधीश को जांच के लिए नियुक्त किया। अब सुंदरगढ़ जिले के जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा जांच की गई और जांच रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, 4/9/1991 को, 4/9/1991 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें इस साक्ष्य के आधार पर उनका निष्कर्ष शामिल था कि सुमन बेहरा की मृत्यु पुलिस चौकी में पुलिस हिरासत में रहने के दौरान उसे कई चोट लगने के कारण हुई है। जो सुमन बेहरा है इसकी मृत्यु पुलिस चौकी में हुई है। क्या हुई है, पुलिस चौकी में हिरासत में रहने के दौरान चोटें जो आई हैं, उन चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो साथियों, ये जो लीडिंग तथ्य हैं इस केस के वो हमने आपको बताए हैं। साथियों, इसमें याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अपने बेटे के जीवन के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए मुआवजे का दावा किया था। इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके बेटे की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जांच हुई, जांच में भी यही चीज सामने निकल के आई कि उसकी मृत्यु चोटों से हुई है। साथियों, अब बात आती है कि क्या भारतीय संवैधानिक अदालतें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए संप्रभु प्रतिरक्षा के विचार के संबंध में बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजा देती है। मतलब जो श्रीमती नीलावती के द्वारा जो मुआवजे की मांग की जा रही थी, तो क्या अनुच्छेद 32 और 226, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अगर किसी प्रकार का ऐसा हुआ है
जो अधिकार क्षेत्र से संबंधित है या मानवाधिकार से संबंधित है या इस प्रकार से घटना घटित हुई है तो क्या उसमें मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है या नहीं है। क्या भारतीय संवैधानिक अदालतें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का, मतलब भारत की जो अदालतें हैं, क्या अपने अधिकार क्षेत्र का अनुच्छेद 32 और 226 के तहत प्रयोग करते हुए बुनियादी अधिकार हैं, जो मानव के बुनियादी अधिकार हैं, उनके उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजे का आदेश कर सकती है या नहीं। ये एक विचारणीय पॉइंट है। साथियों, इसमें जो विवाद है, विवाद में अपीलकर्ता और प्रतिवादी दोनों के द्वारा तर्क रखे गए। दोनों के हम तर्क बता देते हैं। अभी हमने आपको रिपोर्ट के बारे में बताया, अब तर्क क्या क्या है वो भी हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। इसमें देखिए, ये अपील करता है, अपीलकर्ता कौन है, ये है। और प्रतिवादी कौन है, प्रतिवादी हैं उड़ीसा राज्य और पुलिस, उस पुलिस चौकी की। मुख्य तर्क यह था कि सुमन की पुलिस, जो सुमन है, इनका जो बेटा है सुमन की मृत्यु पुलिस की हिरासत में हुई है और पुलिस ने बर्बरता की है, उसके साथ इस प्रकार से क्रूरता की है, मारपीट की है, जिससे मृत्यु हुई है। यह एक प्रकार से पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु का मामला है। उसके बाद जो प्रतिवादी हैं उनके द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया। यह तर्क दिया कि मृतक के सिर और चेहरे पर चोटें कथित पुलिस यातना के कारण नहीं हो सकती। जो सिर और चेहरे में जो चोटें हैं वो पुलिस यातना की नहीं है। किसकी नहीं है? पुलिस यातना की नहीं है। चेहरे पर चोटें पुलिस यातना की नहीं हो सकती। इसके विपरीत जो जिला न्यायाधीश ने जो रिपोर्ट दी है वो हम आपको बता चुके हैं। जिला न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस हिरासत में ही चोटें पहुंचाई गई थी और तर्क में यह भी दिया गया कि जो न्यायाधीश ने रिपोर्ट दी है वह गलत है। क्या है? गलत है। क्या है? जिला न्यायाधीश का निष्कर्ष गलत था। यह भी तर्क दिया गया कि सिर व चेहरे पर जो चोटें आई हैं वह पुलिस कस्टडी में नहीं आई है और न्यायाधीश के द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया गलत है। और राज्य ने तर्क दिया कि चिकित्सीय साक्ष्यों से यह स्थापित हुआ है कि मृतक की चोटें लाठी के वार के कारण हुई थी, लेकिन चेहरे और बाईं कनपटी क्षेत्र में लगी चोटों की प्रकृति लाठियों के कारण नहीं हो सकती थी। साथियों, उसके बाद जो चिकित्सीय साक्ष्य हैं, इसमें जो डॉक्टर हैं, यानी जो पीएम रिपोर्ट है, पीएम रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि मृतक की चोटें लाठी के वार के कारण हुई थी, जो चोटें लाठी के वार के कारण हुई थी, लेकिन चेहरे और बाईं कनपटी, यानी चेहरे और बाईं कनपटी में जो चोटें हैं, चेहरे और जो बाईं कनपटी में चोटें लगी हैं वो लाठियों के कारण नहीं हो सकती थी और इसलिए मृत्यु हुई थी। रेल दुर्घटना में पुलिस द्वारा सुझाया गया तरीका और यह लाठियों के कारण नहीं हुआ था। साथियों, ये जो तर्क प्रस्तुत किया गया कि जो तर्क है वह जो चेहरे में और कनपटी में चोटें हैं वो मारपीट से नहीं आई हैं, ये केवल रेलवे से जो दुर्घटना हुई है उसके कारण चोटें आई हैं। साथियों, रेल दुर्घटना में पुलिस द्वारा सुझाया गया तरीका और यह लाठियों के कारण नहीं हुआ था। मतलब सीधी सी बात है, पुलिस ने कहा कि ये लाठियों की मार की वजह से चेहरे और सिर में चोटें नहीं आई हैं, ये केवल रेलवे एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? रेलवे एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हुआ है। माननीय न्यायालय ने सुनवाई की, दोनों पक्षों को सुना। जब माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना उसके बाद क्या निर्णय दिया है वो भी हम आपको बताते हैं। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जगदीश वर्मा, न्यायमूर्ति एएस आनंद, न्यायमूर्ति एन बेंगचला ने की। अदालतों ने दोनों वकीलों की दलीलों के साथ मामले के तथ्यों और सबूतों के माध्यम से पाया कि देखिए, जो याचिका करता है इनके भी अधिवक्ता हैं और जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य यानी पुलिस है,
इनके भी अधिवक्ता हैं। दोनों के द्वारा तर्क दिए गए, अपने अपने तर्क क्या किए गए, दोनों के द्वारा अपने अपने तर्क रखे गए, दोनों ने अपने अपने तथ्य और सबूत पेश किए, तथ्य और सबूत पेश किए गए। माननीय न्यायालय ने कहा कि दोनों वकीलों की दलीलों के साथ मामले के तथ्यों और सबूतों के माध्यम से पाया गया कि, अब माननीय न्यायालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने जो तर्क और सबूत दिए, इनके आधार पर पाया गया कि पुलिस द्वारा किसी भी खोज का कोई ठबूस नहीं था। मतलब पुलिस के पास किसी भी खोज का ठबूस नहीं था। मतलब यह हुआ, सबूत नहीं था कि सुमन बेहरा को खोजने और पुलिस हिरासत में उसे भागने के लिए, जैसे देखिए पुलिस ने क्या पक्ष लिया था, अपना तर्क दिया था कि जो सुमन बेहरा है, ये जो सुमन बेहरा है, ये हिरासत से भागा। क्या हुआ? हिरासत से भागा और फिर ये रेलवे ट्रैक में मृत मिला, यानी कि एक्सीडेंट किससे? ट्रेन से हुआ। तो साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राज्य है, राज्य ने जो अपने तर्क प्रस्तुत किए, सबूत प्रस्तुत किए हैं, उनमें से कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे यह बात निकल के सामने आए कि जब आरोपी हिरासत से भागा था तो इसकी खोज की गई थी, इसका पता किया गया था। क्या किया गया था? खोज की गई थी, पता किया गया था। इसके कोई ठोस सबूत नहीं थे उस समय जब पेश किया गया था सबूत, ठोस सबूत नहीं थे। रेल कर्मियों द्वारा इसकी सूचना दिए जाने के बाद पुलिस भी शव को कब्जे में लेने के लिए काफी देर से पहुंची। साथियों, इसमें जो पॉइंट नंबर ये पहला हो गया। पॉइंट नंबर दूसरा है कि जब रेल कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी शव के बारे में कि भाई रेलवे ट्रैक पर एक डेड बॉडी मिली है, तो पुलिस है वो बहुत देरी से पहुंची। क्या हुआ? पुलिस उस शव को अपनी कस्टडी में लेने के लिए काफी देरी से पहुंची, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए। इसके अलावा अदालत के समक्ष एक डॉक्टर ने गवाही दी कि चोट किसी कुंद वस्तु से लगी थी, जो शायद लाठी के प्रयास से हुई थी। मतलब ये तो पहली कंडीशन हो गई कि रेल कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस नहीं पहुंची। तो साथियों, पहली बात यह है कि पुलिस तत्काल क्यों नहीं पहुंची, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी पुलिस की विश्वसनीयता पर क्या हो रहे हैं? सवाल खड़े हो रहे हैं, विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी चीज, एक डॉक्टर जिसने पीएम किया था, उसने बताया कि जो सुमन बेहरा है, कौन? सुमन बेहरा है। सुमन बेहरा, इसको जो चोटें पहुंचाई गई हैं वो किसी कुंद हथियार से पहुंचाई गई हैं, यानी कि लाठी के प्रहार से हुई थी। मतलब वो जो चोटें हैं वो लाठी के प्रहार से पहुंचाई गई थी। मतलब एक डॉक्टर ने गवाही दी कि किसी वस्तु से लगी थी। जो मृतक है सुमन बेहरा को जो चोटें दिख रही थी वो किसी कुंद वस्तु से लगी थी। उसके बाद आगे क्या होता है? आगे पॉइंट नंबर तीसरा, उसके शरीर पर जो चोटें मिली, जो सुमन बेहरा है, इसके शरीर पर जो चोटें थी वे ट्रेन दुर्घटना के कारण नहीं हो सकती थी। मतलब ये ट्रेन दुर्घटना के कारण नहीं हो सकती थी। यानी जो मृतक है सुमन बेहरा, इसके शरीर में जो चोटें आई हैं वो ट्रेन दुर्घटना के कारण नहीं हो सकती थी। क्या नहीं हो सकती थी? ट्रेन दुर्घटना के कारण नहीं हो सकती थी। अदालत ने निजी कानून के विपरीत सार्वजनिक कानून में राज्य की देनदारियों के बीच अंतर भी बताया। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 के तहत कार्रवाई सार्वजनिक कानून में उपलब्ध एक उपाय है और सार्वजनिक कानून के मामले में संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत लागू नहीं होता। यह अपकृत पर आधारित निजी कानून में केवल एक बचाव है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित व्यक्ति से निजी कानून के तहत सामान्य नागरिक कार्रवाई करने की अपेक्षा करना बेहद अन्यायपूर्ण होगा और शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को
1.5 लाख रुपए मुआवजा और 10,000 रुपए की राशि सुप्रीम कोर्ट कानूनी सहायता समिति को देने के आदेश किए। मुआवजा का कितना आदेश हुआ? मुआवजा के लिए 1.5 लाख रुपए और 10,000 रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा करने का आदेश हुआ। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जमा करने का आदेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा राज्य को सुमन बेहरा की हत्या करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश भी दिया। मतलब यह हुआ कि मुआवजा तो देना ही पड़ा, साथ में जो इस सुमन बेहरा की हत्या में, क्योंकि एक्सीडेंट साबित नहीं हुआ, यही निकल के आया कि पुलिस हिरासत में सुमन बेहरा की मृत्यु हुई है, यानी उसकी हत्या की गई है। इस हत्या के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा राज्य को आदेश दिया। क्या दिया? उड़ीसा राज्य को आदेश दिया कि जो भी हत्या करने वाले हैं उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए। आपराधिक कार्रवाई क्या की जाए? प्रारंभ की जाए। किसके द्वारा आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए? उड़ीसा राज्य के द्वारा आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए। साथियों, इस मामले में जो निष्कर्ष निकल के सामने आते हैं वो निष्कर्ष यही निकल के सामने आते हैं कि इस मामले के निर्णय ने यह सुनिश्चित कर दिया कि राज्य अब सार्वजनिक कानून में दायित्व से बच नहीं सकता। मतलब जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है, यानी जो सार्वजनिक कानून है उनसे राज्य बच नहीं सकता। और जब उसने किसी के मौलिक अधिकारों और बहुत बुनियादी अधिकारों का, यानी जब मौलिक अधिकार और बहुत बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन किया है तो उसे मुआवजा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, यानी राज्य को मुआवजा देना पड़ेगा। तो राज्य के ऊपर मुआवजा कितना लगाया गया? 1.5 लाख रुपए। कितना लगाया गया? 1.5 लाख रुपए मुआवजा लगाया गया था। 10,000 रुपए कोर्ट में जमा करने का आदेश हुआ था। वर्तमान मामले में मुआवजे का भुगतान करने के लिए उड़ीसा राज्य के दायित्व पर संदेह नहीं किया जा सकता, यानी उड़ीसा राज्य है उस पर मुआवजे के भुगतान के लिए संदेह नहीं किया जा सकता। और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा इसे विवादित नहीं किया गया। हालांकि इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से बताना उचित होगा कि जिसके आधार पर ऐसे मामलों में मुआवजे के भुगतान के लिए राज्य का दायित्व उत्पन्न होता है और इस दायित्व और अपकृत्य पर कार्रवाई मुआवजे के भुगतान के लिए निजी कानून में दायित्व के बीच अंतर होता है। मतलब जब भी पुलिस हिरासत में या इस प्रकार की हिरासत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए किसी की मृत्यु होती है, किसी के साथ बर्बरता होती है, किसी के साथ हिंसात्मक रवैया अपनाया जाता है या किसी की डेथ होती है, तो उस स्थिति में राज्य अपने दायित्व से बच नहीं सकता। साथियों, इस मामले में माननीय न्यायालय ने विचार किया कि क्या संविधान का अनुच्छेद 32 जो कानूनी रूप से उपलब्ध है, जो संविधान का अनुच्छेद 32 जो कानूनी रूप से उपलब्ध, उसी मामले के संबंध में किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केवल एक घोषणा तक विस्तारित है कि गारंटी का उल्लंघन हुआ है, मौलिक अधिकार और नागरिक और आपराधिक कार्रवाई के माध्यम से राहत पाने के लिए पार्टी को आरोपित करने से संतुष्ट है या यह आगे बढ़ सकता है और एकमात्र प्रेटोरियन उपाय द्वारा भी निवारण प्रदान कर सकता है। साथियों, यह सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है कि जब तक नागरिक उसकी हिरासत में है तब तक उसके जीवन के अपरिहार्य अधिकार का कोई उल्लंघन ना हो, जब तक कि कानून के तहत ना हो। साथियों, जब तक कोई भी हिरासत में है व्यक्ति, उसकी जिम्मेदारी राज्य की है कि हिरासत में रखे गए व्यक्ति के साथ अत्याचार ना हो, उसके मानव अधिकार का उल्लंघन ना हो। अगर इस प्रकार से कोई घटनाक्रम घटित होता है उसके लिए राज्य भी जिम्मेदार है। तो साथियों, ये एक ऐसा मामला था जिसमें कि पुलिस कस्टडी में, यानी पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई थी, न्यायाधीश की जांच के आधार पर भी पाया गया और उस मृत्यु को पुलिस के द्वारा पुलिस अवरक्षा में भागकर रेलवे ट्रैक में एक्सीडेंटल डेथ दिखाया गया था, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के ऊपर 1.5 लाख के मुआवजा देने के लिए आदेशित किया। साथ ही साथ जिनके द्वारा भी यह अपराध किया गया है उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए आदेशित किया गया। साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।